वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है गवर्नर जनरल और वायसराय। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल को, और बंगाल के गवर्नर जनरल टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय देखिए, पहले तो 1786 से 1793 तक इसका समय रहा है। ठीक है, याद रखना। इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। हालांकि ध्यान रखना कि इस समय जो सिविल सेवा होती थी यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज जो होती थी, इनमें परीक्षा नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, जो कंपनी में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं के बेटे बेटियों को या चाचा भतीजों को जो है वहीं लगा दिया जाता था। परीक्षा जैसी इसमें कोई भी चीज़ इस समय तक नहीं थी। अगर हम परीक्षा की बात करें तो आईसीएस में जो प्रतियोगी परीक्षा है ये 1853 से शुरू होगी, यानी कॉर्नवालिस ने जब से शुरू किया है तो उस समय तक परीक्षा यहाँ पर नहीं होती थी। और मैं आपको बता दूं कि पहला भारतीय जो आईसीएस बने वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। ध्यान रखना, सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत में पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस बने। तो आईसीएस का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी के समय में हुआ है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और इसी के समय में श्रीरंगापट्टम की संधि हुई है। आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि श्रीरंगापट्टम की संधि किस किस के बीच हुई है। काफ़ी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जिनके बीच हुई है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें साथियों तो 1793 में इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, ठीक है, या कॉर्नवालिस संहिता ऐसे कह सकते हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने टैक्स और मतलब जो टैक्स है और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है इनको अलग अलग कर दिया, यानी न्याय प्रशासन को कर विभाग से अलग कर दिया, करों से अलग कर दिया। इसके अलावा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। और अगर हम देखें तो प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवा की शुरुआत की, जैसा कि मैंने बताया यूरोप के तरीके से प्रशासन इन्होंने किया। 1790 से 1792 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु तथा एक बिहार हेतु नियुक्त किए गए, ठीक है। और अगर हम देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया, यानी यही वो व्यक्ति था जिसने हम कहें कि कानून का नियम इंडिया में लागू किया या फिर पुलिस सेवा की इसने स्टार्टिंग करी। ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति है साथियों जिसकी समाधि भारत में है। कहां पर है? गाजीपुर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत में एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहां पर है? ध्यान रखना, गाजीपुर में है। इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका है। और अगर हम देखें साथियों तो अगला गवर्नर है यहाँ पे जॉन शोर, जिसने 1793 का चार्टर अधिनियम इसके समय में आया है। और इसके समय में ही निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ है। एक चीज और, जॉन शोर इसलिए भी फेमस है कि जॉन शोर ने किसानों और जमींदारों का जो विवाद चल रहा था भूमि के मालिकाना हक को लेकर के, उस पर इसने अपना स्पष्ट मत रखा और जॉन शोर ने ये माना कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर है हमारे पास लॉर्ड वेलजली, 1798 से 1805। काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं 37 वर्ष की अल्प आयु में ये भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया इस एज पर, काफी कम एज पर। और यही वो व्यक्ति है जिसने शुरू की सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलजली ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि में बेसिकली क्या होता था कि ऐसे राज्य जो कमजोर हैं
उन्हें अंग्रेज ऑफर देते थे कि आप हमारी नीति को स्वीकार करिए, आप हमसे मिल जाइए, और एक बार अगर आप स्वीकार कर लेते हैं सहायक संधि को तो होगा क्या, होगा ये कि आपको एक अंग्रेजी सेना मिल जाएगी अपने राज्य में रखने के लिए, और वो अंग्रेजी सेना का खर्चा पूरा का पूरा वो राज्य उठाएगा जो सहायक संधि कर रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो सहायक संधि करने वाले राज्य को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रखना होता था जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। इस रेजिडेंट की अनुमति के बिना आप कोई भी आंतरिक तथा बाहरी फैसले नहीं ले सकते। अगर आप इससे बिना पूछे कोई भी फैसला लेंगे तो ये संधि का उल्लंघन माना जाएगा, और फिर वो सेना जो आपकी सुरक्षा के लिए या आपने अपने दुश्मन को दिखाने के लिए अपने क्षेत्र में रख रखी है वो आप पर हमला करके आप ही को समाप्त कर देगी। कुल मिला के आप पॉइंट ये देखिए कि सेना किसकी, अंग्रेजों की, लेकिन उसको पाल कौन रहा है, उसको पाल रहे हैं भारत के देसी राजा, और ऐसी सेना है जिसका उपयोग आप कभी कर नहीं पाएंगे, और करने का प्रयास भी करेंगे तो रेजिडेंट करने नहीं देगा। लेकिन फिर भी भारतीय राजाओं ने इसको स्वीकार किया। पेपर में पूछता है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया 1798 में हैदराबाद ने, ध्यान रखना, ठीक है ना, हैदराबाद ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया। इसके अलावा और भी राज्यों ने इसको स्वीकार किया है, जैसे मैसूर ने, तंजौर ने, अवध की स्पेशल आपको पता होना चाहिए 1801 में अवध ने इसको स्वीकार किया। बाद में और भी राजाओं ने इसको स्वीकार किया। पहला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके समय में चौथा मैसूर युद्ध हुआ है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसने तंजौर, सूरत और कर्नाटक का प्रशासन भी अपने हाथों में ले लिया। बसीन की संधि भी इसी के समय में ही हुई है, याद रखिएगा, बसीन की संधि, ठीक है। ये यहाँ पर वो राज्य है जो इस संधि को स्वीकार करे हैं, सहायक संधि को, उनका डेट दिया हुआ है, ठीक है, देख लो, इनको इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में ही जो ICS में भर्ती किए जाने वाले युवक थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया, फोर्ट विलियम। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है ये 1800 में खोला गया और 1802 में बंद हो गया, ठीक है, केवल 2 ही साल चला। लेकिन हाँ, अब चला है तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कि जो ICS में भर्ती होने वाले युवा थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज खोला गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज, और ये कॉलेज कलकत्ता में था। असफल कॉलेज रहा, केवल 2 वर्ष के लिए ही चल पाया, उसके बाद ये कॉलेज बंद हो गया। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी सहायक संधि की, लॉर्ड वेल्लेस्ली की और लॉर्ड कॉर्नवालिस की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।